पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुई चान और ओल्ड मैन यांग के बीच एक खतरनाक दिमागी खेल चला। कुई चान, जो कभी ताकतवर था, अब पूरी तरह घायल और बेबस दिख रहा था, लेकिन वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। ओल्ड मैन यंग की रहस्यमयी मुस्कान और चुईचान की चालबाजियां, दोनों के बीच एक ऐसा टकराव हुआ जिसमें हर शब्द के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। चुईचन ने अपने दांव पेच खेले, लेकिन ओल्ड मैन यांग उससे 2 कदम आगे था। सोंग चंगजिंग, चीजिंग चुन और चेन पिंगन, हर किसी के नाम इस खेल में सामने आए। और फिर ओल्ड मैन यांग ने एक ऐसा सौदा रखा जिसे चुई चान ने बिना एक पल गंवाए मान लिया। पर सवाल यह है, क्या यह चुई चान की चाल थी या ओल्ड मैन यांग का असली इरादा कुछ और था? अब कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। चेन पिंगन और ली बॉपिंग का सफर शुरू हो चुका है, लेकिन यह सफर उन्हें कहां ले जाएगा? क्या यह सिर्फ एक साधारण यात्रा होगी या फिर इसमें कुछ ऐसा छिपा है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं? आइए जानते हैं इस सफर की शुरुआत। इस एपिसोड में हम देखते हैं चेन पिंगन और ली बॉपिंग को, जो अपने सफर पर है। वे लगभग 2.5 किलोमीटर चलते हैं। फिर चेन पिंगन ली बॉपिंग को ब्रेक लेने के लिए कहता है। फिर 2 और किलोमीटर चलते हैं और दूसरा ब्रेक लेते हैं। उसके बाद 1.5 किलोमीटर और चलने के बाद तीसरा ब्रेक लेते हैं। अब वे एक नदी के किनारे चिकने पत्थरों पर बैठते हैं, जहां वे आराम कर सकते हैं। अब यहां एक अहम बात है। दक्षिण की ओर जाने के लिए उन्हें फिलहाल नदी के साथ साथ लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। अगर वे सीधा पहाड़ों से जाते तो ली बॉपिंग इतनी तेजी से नहीं चल पाती। भाई, यहां चेन पिंगान की समझदारी दिखती है। वह जानता है कि ली बॉपिंग की सहनशक्ति बाकी बच्चों से कहीं बेहतर है, लेकिन वह अब भी सिर्फ 8-9 साल की बच्ची है और उसे किसी भी हालत में थकाना नहीं चाहिए। चेन पिंगान अगर अकेला होता तो वह बहुत तेज चलता, लेकिन अब उसे उसकी रफ्तार का ध्यान रखना पड़ रहा है। भाई, यहां साफ दिखता है कि चेन पिंगन न सिर्फ एक समझदार इंसान है, बल्कि एक अच्छा गार्डियन है। अब भाई, हम नदी के किनारे पर हैं और यहां एक बहुत दिलचस्प सीन चल रहा है। ली बॉपिंग पूरी तरह से पसीने से लथपथ बैठी है, थकान से नहीं, बल्कि इस सीन को ध्यान से देखने के कारण। चेन पिंगान ने अपने पुआल के सैंडल उतारे और पैंट ऊपर मोड़कर सीधा पानी में उतर गया। यह जगह नदी के दूसरी जगहों से थोड़ी चौड़ी थी, इसीलिए पानी गहरा नहीं था, बस घुटनों तक। यहां पानी में छोटे छोटे हरे रंग के मछलियां तैर रही थी, लगभग एक इंसानी हाथ के बराबर लंबी। लिबॉपिंग के मन में तुरंत एक सपना जाग उठा। काश मैं भी एक दिन मछलियां पकड़ सकती। भाई, लिबॉपिंग का यह सपना नया नहीं था। पहले भी उसने कोशिश की थी, लेकिन नतीजा पूरी तरह से फेल। उसने दूसरों को देखकर बांस की छड़ी काटकर एक फिशिंग रॉड बनाई थी। चारा भी वैसा ही लगाया था जो बाकी लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन घंटों तक पेड़ की छांव में बैठकर कोशिश करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिली। उधर बाकी लोग, उनके पास पहले से ही टोकरी भर मछलियां थीं। कोई घास के तिनकों पर मछलियां लटकाकर घर ले जा रहा था। सब अपने अपने घरों में गर्व से दिखाने जा रहे थे कि उन्होंने कितनी मछलियां पकड़ी, लेकिन बेचारी ली बाओपिंग खाली हाथ। भाई, ऐसा लगता था कि मछलियां भी उससे बचने के लिए कोई जादू जानती थी। अब यहां चेन पिंगान का असली कमाल दिखता है। वह सिर्फ मछलियां ही नहीं पकड़ सकता, बल्कि पहाड़ों और नदियों में चलने, लकड़ी जलाने, जड़ी बूटियां चुनने, सांप पकड़ने, हर चीज में एक्सपर्ट है। वह सब कुछ कर सकता है जो गांव के बाकी लोग मुश्किल से कर पाते हैं। ली बाओपिंग को यह देखकर बहुत एडमिरेशन महसूस होती है, लेकिन उसने यह राज सिर्फ शी चुंजिया को ही बताया था। अब देखो भाई, चेन पिंगन सीधा नदी के किनारे गया और एक खास जगह चुनी। वहां एक बड़ा पत्थर था जिसके नीचे बहुत सारी मछलियां छिपती थीं। फिर शुरू हुआ असली खेल। चेन पिंगान ने थोड़ा ऊपर जाकर पत्थरों से एक छोटा बांध बनाना शुरू कर दिया। इस बांध की लंबाई ली बॉपिंग की हाइट जितनी थी। इसमें छोटे बड़े पत्थर लगाकर पानी को धीरे धीरे रोक रहा था। लेकिन यहां एक खास बात थी। वह तुरंत छोटे छोटे छेद बंद करने की जल्दी में नहीं था। पहले उसने 2 और बांध बनाए, एक सीधा और दूसरा तिरछा।
आखिर में पूरा सेटअप एक छोटी सी खाई जैसा लगने लगा। भाई, यह सिर्फ मछलियां पकड़ने की ट्रिक नहीं थी, यह एक मास्टर प्लान था। अब तक ली बॉपिंग पूरा ध्यान लगाकर देख रही थी। वह धीरे धीरे नदी के किनारे आई और वहीं बैठ गई। चेन पिंगन का हर मूवमेंट, हर चाल वह गौर से देख रही थी। वह पहली बार समझ रही थी कि असली कला क्या होती है। चेन पिंगान के हाथ तेजी से काम कर रहे थे, जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा हो। वह हर पत्थर को इतनी सफाई से रख रहा था कि पानी की धार सही तरह से रुके। इस दौरान उसका चेहरा बिल्कुल शांत और फोकस था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जिंगचुन लिखते समय दिखते थे। ली बाओपिंग को यह देखकर बहुत सुकून मिला। उसे समझ आ गया कि जब कोई पूरे दिल से कुछ करता है तो वह कितनी खूबसूरत चीज बन जाती है। अब चेन पिंगान ने ऊपर के बांध को पूरी तरह सील कर दिया, फिर साइड वाले बांध को भी अच्छे से बंद कर दिया। नीचे के बांध को उसने थोड़ी ढील दी ताकि मछलियां भाग ना पाए, लेकिन पानी धीरे धीरे कम हो जाए। अब असली जादू शुरू हुआ। पानी का लेवल गिरने लगा। जैसे जैसे पानी कम हो रहा था, मछलियां फंसने लगीं। ली बाओपिंग अब और भी ज्यादा उत्साहित हो चुकी थी। उसके चेहरे पर खुशी और उम्मीद की चमक आ गई थी। वह अपने हाथ कसकर भींच रही थी, जैसे मन ही मन प्रार्थना कर रही हो। अब भाई, पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और चेन पिंगान अपना प्लान पूरा करने में जुटा था। वह पानी में घुस गया और अपने हाथों से पानी बाहर निकालने लगा। ली बॉपिंग ने उसे देखा और तुरंत बोली, चेन पिंगन, ये तो वही कहावत हुई, तालाब सुखाकर मछलियां पकड़ना। पर फिर उसे ध्यान आया कि यह कहावत नेगेटिव है। अरे नहीं, सही शब्द तो पलटी मारना होना चाहिए। भाई, मतलब यह कि ली बाओपिंग को भी लग रहा था कि चेन पिंगान कुछ बड़ा खेल कर रहा है। अब चेन पिंगान ने उसे हंसते हुए पूछा, वैसे मैं तुम्हें अक्सर मछली पकड़ते हुए देखता हूं, अब तक सबसे बड़ी मछली कौन सी पकड़ी? भाई, यह सवाल ही ली बाओपिंग के दिल पर वार कर गया। उसने लंबी सांस ली और उदास होकर कहा, मछलियां बहुत तेज होती है, मैं तो बस केकड़े निकालने के लिए घास का तिनका ही हिला सकती हूं। भाई, मतलब साफ था, मछलियां पकड़ना उसके बस की बात नहीं। चेनपिंगा को यह सुनकर बड़ा मजा आया। तुमने खुद अपनी फिशिंग रॉड बनाई थी? ली बाओपिंग ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे घर के पिछवाड़े में एक बांस का जंगल है जिसे मेरे परदादा ने लगाया था। मेरे पिता उसे बहुत संभाल कर रखते थे। जब मैंने कहा कि मुझे वहां से एक बांस काटना है तो उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन यहां असली ट्विस्ट आता है। ली बॉपिंग इतनी जिद्दी थी कि उसने चोरी छिपे एक बांस काटा और उसे कैंची से धीरे धीरे तराशा। पूरा प्रोसेस इतना मुश्किल था कि वह थककर चूर हो गई। भाई, मतलब मछलियां तो मिली नहीं, लेकिन मेहनत जबरदस्त हुई। अब तक पानी इतना गंदा हो चुका था कि मछलियां यहां वहां कूद रही थीं। कुछ पानी के बाहर छलांग लगाने लगी, लेकिन चेन पिंगन तो आराम से खड़ा था। उसने ली बाओपिंग की बात सुनकर मजाक में पूछा, बांस तो पतला होता है, तुमने उसका सिरा हटाया था? ली बाओपिंग कंफ्यूज हो गई। हां, अगर फिशिंग रॉड पतली होती तो बड़ी मछली आने पर वह टूट जाती। अगर मुझे दोबारा बनानी पड़ी तो ना पापा मुझे छोड़ेंगे और ना ही मैं वह पूरी मेहनत दोबारा कर पाऊंगी। हा 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 भाई, मतलब उसने पहले से ही इतना तगड़ा प्लान बना लिया था कि दोबारा मेहनत करनी ही ना पड़े। चेन पिंगान ने हल्की हंसी के साथ कहा, बांस की छड़ी से मछली पकड़ता कौन है? हमारी नदी में कोई इतनी बड़ी मछली नहीं है, इसीलिए अगर रॉड बहुत मोटी होगी तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मछली फंसी या सिर्फ चारा खा रही है। भाई, यहां असली ट्रिक समझ में आती है। अगर फिशिंग रॉड बहुत मोटी होगी तो छोटी मछलियां सही से पकड़ में नहीं आएंगी। चेन पिंगान ने आगे कहा, मछलियां पहली बार में कभी पूरा चारा नहीं खाती। अगर तुम जल्दी में फिशिंग रॉड खींच लोगी तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिशिंग सिर्फ छड़ी और चारे का खेल नहीं है। तुम्हें मौसम, जगह, हुक और चारा सब कुछ सही से समझना होगा। भाई, मतलब फिशिंग भी एक आर्ट है और चेन पिंगान इस आर्ट का मास्टर है। ली बाओपिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। भाई, ये तो सच में एक्सपर्ट निकला, लेकिन वह थोड़ी शर्मिंदा भी थी। उसने अब तक एक बात नहीं बताई थी। उसका मछली पकड़ने वाला हुक असल में एक सिलाई की सुई थी जिसे उसने मोड़कर हुक बनाया था। मतलब
उसका हुक इतना बड़ा था कि मछली चाहकर भी उसे निगल नहीं सकती थी। भाई, अब यहां उसकी बेवकूफी समझ में आ रही थी। उसने खुद को समझाया कि इतनी छोटी उम्र में गलती करना नॉर्मल है। चेन पिंगन ने देखा कि ली बाओपिंग अब थोड़ा मायूस हो गई थी। वह उसे उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। मुझे तो लगता है कि यह और भी कमाल की बात है कि तुमने अब तक एक भी मछली नहीं पकड़ी। भाई, यह सुनते ही ली बाओपिंग की आंखें चमक उठी। उसके मन का बोझ अचानक हल्का हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि शायद यह भी एक अचीवमेंट ही है। भाई, चेन पिंगान ने यहां उल्टी साइकोलॉजी लगा दी। अब ली बाओपिंग ने उत्सुकता से पूछा, हम मछलियां पकड़ क्यों रहे हैं? हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारा खाना है। चेन पिंगान ने समझाया, एक कहावत है, अगर पहाड़ जितना खाना भी हो और उसे भरा न रखा जाए तो वह भी खत्म हो जाएगा। अगर पहाड़ जितना खाना खत्म हो सकता है तो हमारी दो छोटी टोकरी कितनी देर तक टिकेंगी? हमें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, इसीलिए हर चीज बचाकर चलनी होगी। भाई, मतलब उसने यह भी साबित कर दिया कि वह सिर्फ मछली पकड़ने के लिए मस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि यह उसके जीने की रणनीति का हिस्सा था। अब ली बाओपिंग को भी बात समझ में आ गई। उसके चेहरे पर जोश आ गया। एक कहावत है, किसी को मछली दो तो वह एक दिन खाएगा, लेकिन उसे मछली पकड़ना सिखा दो तो वह जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा। अब तुम मुझे भी सिखाओ। लेकिन तभी चेन पिंगान ने अचानक एक मछली पकड़कर उसकी तरफ उछाल दी। ली बाओपिंग हड़बड़ा गई और मछली को पकड़ने की कोशिश करने लगी। अभी तुम बहुत छोटी हो, मेरा काम सिर्फ तुम्हें सही सलामत एकेडमी पहुंचाना है। भाई, मतलब यह कि चेन पिंगान का असली मकसद यह सफर पूरा करना था, बाकी सब बस रास्ते का हिस्सा था। तो भाई, काफी संघर्ष के बाद आखिरकार ली बाओपिंग ने मछली को पकड़ ही लिया। उसने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया और बड़ी शान से बोली, गलत बात। मिस्टर की ने हमें सिखाया है कि एक सच्चे विद्वान को सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि दुनिया भी घूमनी चाहिए। भाई, मतलब मछली पकड़ने के साथ साथ अब ज्ञान भी बांट रहा था। ली बाओपिंग ने जोश में अपनी फिलॉसफी समझाई। मेरे बैग में सिर्फ 5 किताबें हैं, इसीलिए मुझे एकेडमी जाकर और पढ़ना होगा, लेकिन सफर भी जरूरी है। कहावत भी है कि एक सच्चा विद्वान सफर के दौरान सीखता है। मतलब मुझे अपनी किताबें साथ लेकर दुनिया घूमनी चाहिए, तभी मेरी पढ़ाई पूरी होगी। भाई, इसका मतलब साफ था। ली बाओपिंग सिर्फ पढ़ाई के लिए सफर नहीं कर रही थी, बल्कि वह सफर को भी पढ़ाई का एक हिस्सा मान रही थी। अब चेन पिंगान ने बड़ी ही साधारण लेकिन कारगर सलाह दी। पास में बहुत सारी फॉक्सटेल घास है, उसे मछली के गिल्स में डाल दो, फिर सारी मछलियों को एक साथ लटकाकर रख सकती हो। अगर तुम्हें डर है कि घास टूट जाएगी तो एक की जगह 2-3 का इस्तेमाल करो। भाई, चेन पिंगन हर चीज को प्रैक्टिकल और एफिशिएंट तरीके से करता है। अब चेन पिंगन ने मछलियां पकड़ते पकड़ते कैजुअली कहा, वैसे सफर में सीखने का मतलब क्या सच में किताबों से भरा बैग लेकर चलना होता है? जैसे ड्रैगन टेल काउंटी का चेन सोंगफेंग बांस से बने बैग में किताबें लेकर घूमता था। फिर उसने एक और मास्टर स्ट्रोक मारा। अगर रास्ते में हमें कोई बांस का जंगल मिला तो मैं तुम्हारे लिए एक बुक केस बना दूंगा। ली बॉपिंग के कान खड़े हो गए। वह खुशी के मारे तुरंत उछल पड़ी और जोर से बोली, सच में? भाई, इतनी खुशी तो शायद उसे मछली पकड़कर भी नहीं हुई थी। चेन पिंगान ने उसकी हालत देखकर मजाक में कहा, अरे, ध्यान से, इतनी मस्ती मत करो, नहीं तो पानी में गिर जाओगी। मछलियां तो नहीं भागेंगी, लेकिन अगर तुम्हें ठंड लग गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब तक ली बाओपिंग पूरी तरह से जोश में थी, लेकिन उसने चेन पिंगन की बात मानते हुए वापस नीचे बैठ गई। उसके चेहरे पर अब भी एक बड़ी सी मुस्कान थी। वाह, अब मेरा खुद का बुक केस होगा। भाई, उसके लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। अब चेन पिंगान पूरी तरह से प्रो मोड में था। वह पानी के अंदर पूरी तरह झुक गया और पत्थर के नीचे से और मछलियां निकालने लगा। इस तरह की मछलियों को धूप में सुखाने के बाद कच्चा भी खाया जा सकता है। अगर तुम्हें गंदा लगता है तो मैं इसका पेट काटकर अंदर के हिस्से निकाल सकता हूं। मैं तो इसे वैसे ही पूरा खा लेता था। भाई, चेन पिंगान एकदम सर्वाइवल मोड में था। अब ली बाओपिंग थोड़ी घबरा गई। उसने धीरे से कहा,
क्या तुम अंदर के हिस्से निकाल सकते हो? चेन पिंगान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पर है, अगर चाहो तो मैं कर सकता हूं। ली बाओपिंग को अपनी बहादुरी दिखानी थी, इसीलिए तुरंत बोली, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। भाई, अब ली बाओपिंग धीरे धीरे मछली पकड़ने और उसे साफ करने में एक्सपर्ट बनने की राह पर थी। अब तक ली बाओपिंग के हाथ में 3 फॉक्सटेल स्ट्रिंग में फंसी मछलियां थीं। लेकिन तभी एक जोरदार स्प्लैश की आवाज आई। अचानक ली बाओपिंग जोर जोर से रोने लगी। चेन पिंगान घबरा गया और फटाफट उसकी तरफ दौड़ा। अरे, क्या हुआ? ली बाओपिंग पूरी तरह टूट चुकी थी। एक मछली मरने वाली लग रही थी तो मैंने उसे घास से निकालकर पानी में डाल दिया। लेकिन जैसे ही पानी में डाली वह तैरते हुए भाग गई। मैं उसे पकड़ नहीं पाई। भाई, मतलब यह कि मछली को बचाने के चक्कर में खुद ही धोखा खा गई। चेन पिंगन अब इस पूरी बात पर अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से उसके गीले पैंट मोड़े और उसे धीरे से पकड़कर किनारे पर बैठा दिया। फिर प्यार से कहा, चप्पल उतार दो और बाकी मछलियां मुझे संभालने दो। ली बॉपिंग ने चुपचाप उसकी बात मानी, लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी। हे भगवान, एक मछली खो गई, अब तो आसमान ही गिर जाएगा। भाई, मतलब एक मछली भाग गई, लेकिन उसका दुख ऐसा था जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब भाई, चेन पिंगन पूरी प्रोफेशनल स्टाइल में मछलियों को प्रोसेस कर रहा था। तेजी से उनके पेट चीरता, अंदरूनी हिस्से निकालता और बिना रुके सफाई करता जा रहा था। लेकिन मन ही मन वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था, कहीं ली बॉपिंग को और बुरा न लगे। जब उसने तीनों फॉक्सटेल स्ट्रिंग में पिरोई गई मछलियां उठाईं, तो यह देखकर ली बॉपिंग की उदासी अचानक गायब हो गई। एक मछली भाग गई, लेकिन देखो, हमारे पास अभी भी इतनी सारी हैं। अब भाई, उसकी मासूमियत यहां एकदम जबरदस्त तरीके से दिखती है। अब चेन पिंगन आराम से उसके पास बैठ गया और मछलियां उसे थमा दी। साथ ही उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी और कहा, अब अगर कभी ऐसा हो तो इतना दुखी मत होना। ली बाओपिंग अब पूरी तरह से खुश थी। फिर चेन पिंगन ने अचानक एक और ऑफर दे दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ पुआल के सैंडल बुन सकता हूं जो कभी चाले नहीं देंगे। ली बाओपिंग की आंखें चमक उठी। सच में? भाई, अब उसे लगा कि मछली पकड़ने के अलावा उसे और भी कुछ बड़ा मिलने वाला है। चेन पिंगान मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत आसान काम है। अब ली बाओपिंग को खुद पर शक होने लगा। तुम हर चीज करना जानते हो और मैं कुछ भी नहीं। भाई, अब उसे लग रहा था कि चेन पिंगन हर चीज में एक्सपर्ट है और वह कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चेन पिंगन ने तुरंत उसे मोटिवेट किया, तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा सकती हो, मुझे अभी सिर्फ 500 अक्षर ही आते हैं। अब लिबाओपिंग को एकदम नया जोश आ गया। सच में? कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी। भाई, अब उसे लगा कि चलो, इसमें तो वह चेन पिंगान से आगे है। अब दोनों आराम से बैठे थे, पानी के धीमे धीमे बहाव को देख रहे थे। तभी अचानक ली बॉपिंग ने एक सवाल पूछा, तुम्हें पता है इस नदी का नाम क्या है? चेन पिंगन ने बिना रुके जवाब दिया, ड्रैगन विस्कर क्रीक। ली बाओपिंग को ताज्जुब हुआ, तुम्हें कैसे पता? अब चेन पिंगान का असली दिमागी खेल दिखता है। उसने बताया कि जब वह पहाड़ों में गया था तो उसके पास 2 नक्शे थे। मास्टर रुअन ने उसे बताया था कि यह नक्शे ड्रैगन स्प्रिंग काउंटी के थे। इन नक्शों में इस नदी को ड्रैगन विस्कर क्रीक के नाम से दर्ज किया गया था। लेकिन जैसे जैसे इसकी धारा दक्षिण पूर्व से दक्षिण की ओर मुड़ती है, इसका नाम आयरन टैलिस्मैन रिवर में बदल जाता है। भाई, ये एकदम डिटेल्ड जानकारी थी और इससे यह भी पता चलता है कि चेन पिंगन कितना ऑब्जर्वेंट है। अब ली बाओपिंग ने कुछ और इंटरेस्टिंग जानकारी दी। हमारे ग्रेट ली एम्पायर की सरकार में 6 मंत्रालय होते हैं। इनमें से एक मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के 3 बड़े अधिकारी होते हैं, हेवन ऑफिशियल, अर्थ ऑफिशियल और ह्यूमैनिटेरियन ऑफिशियल। अर्थ ऑफिशियल्स नक्शे बनाते हैं और उनकी मदद करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी के फेंगशुई मास्टर्स। भाई, मतलब कि नक्शे सिर्फ यूं ही नहीं बनाए जाते बल्कि पूरे साम्राज्य को मापा जाता है। ली बाओपिंग ने बड़े जोश से कहा, इमेजिन करो,
वे लोग पूरे साम्राज्य के हर कोने को अपने पैरों से नापते हैं और उसे नक्शे पर उतारते हैं। क्या यह कमाल की बात नहीं? चेन पिंगान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो क्या तुम भी बड़े होकर अर्थ ऑफिशियल या फेंग शुई मास्टर बनना चाहती हो? ली बाओपिंग का चेहरा थोड़ा उतर गया। चेन पिंगन, तुम्हें नहीं पता, औरतें ऑफिशियल्स नहीं बन सकती। यह सिर्फ हमारे ग्रेट ली एम्पायर में ही नहीं, बल्कि हर जगह ऐसा ही है। भाई, यह सुनकर चेन पिंगान को समझ आ गया कि दुनिया का सिस्टम कैसा है। अब ली बाओपिंग ने अचानक एक नया मुद्दा उठा दिया। तुम्हारे पास जो जेड हेयरपिन है, वह मिस्टर कुई के गुरु ने मिस्टर की को दी थी और फिर श्रीमान ची ने तुम्हें दी, सही? हाँ, सही। अब ली बाओपिंग ने एक धमाका कर दिया। तो अब से मैं तुम्हें जूनियर अंकल बुलाऊंगी। चेन पिंगान पूरी तरह से कंफ्यूज था। क्यों? ली बाओपिंग ने मासूमियत से जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम मेरे जूनियर अंकल बन गए तो चाहे मैं कितनी भी गलती करूं, तुम्हारा जमीर तुम्हें मुझे छोड़कर जाने नहीं देगा। तुम सोचोगे, अरे, ली बाओपिंग मुझे जूनियर अंकल मानती है, मैं इसे छोड़कर कैसे जा सकता हूं? भाई, ये तो एकदम मास्टर स्ट्रोक था। चेन पिंगान ने तुरंत कहा, मैं तुम्हारा जूनियर अंकल नहीं बनूंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे लिए ना बुक केस बनाऊंगा ना सैंडल। लेकिन ली बाओपिंग जिद पर अड़ी थी। मुझे परवाह नहीं, मैं तुम्हें जूनियर अंकल बुलाऊंगी। और जूनियर अंकल का फर्ज होता है कि वह मेरे लिए बुक केस और सैंडल बनाए। भाई, मतलब पूरी प्लानिंग पहले से तैयार थी। चेन पिंगन और ली बाओपिंग का सफर जारी था और अब दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन चुका था, जूनियर अंकल और उसकी जिद्दी शिष्य। ली बाओपिंग ने अपना फैसला सुना दिया था। अब से चेन पिंगन उसका जूनियर अंकल था, चाहे उसे पसंद आए या नहीं। पर यह सफर क्या इतना ही आसान रहने वाला था? क्योंकि दूर कहीं कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा था, कोई जो उनकी चालें देख रहा था, जो उनके अगले कदम का इंतजार कर रहा था। लेकिन चेन पिंगन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेटर्स की इस अंतहीन लड़ाई में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन क्या यह सफर उसे चाहकर भी इस लड़ाई से दूर रहने देगा, या फिर आने वाले समय में उसे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे वह हमेशा बचना चाहता था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।